बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्शिद तारी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। आज हम केमिस्ट्री के पास चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे मालूम किया गया, उनकी हिस्ट्री क्या है और उसका नॉमेनक्लेचर कैसे मालूम किया जाता है, वैसे हम कंटिन्यू रखते हैं। तो बिना देर चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने पढ़ा था, पहले ही डेफिनेशन पढ़ी थी। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो और उसके कुछ डेरिवेटिव्स। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे कंपाउंड भी थे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन तो थे, लेकिन उसकी बॉन्डिंग नेचर की वजह से और कुछ ओरिजिन के हवाले से उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकाला गया। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड्स, साइनेट्स, नाइट्रेट्स etc. are excluded from organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से उन्होंने उसे निकाल दिया ड्यू टू आइदर फॉर दियर बॉन्डिंग नेचर, या तो उन्होंने उसके बॉन्डिंग नेचर के हवाले से कैसे कर दिया, और दियर ओरिजिन के हवाले से भी उनका डिफरेंट था। क्योंकि ओरिजिन पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा जाता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले समझना जरूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ऑर्गेनिकोस में से निकला हुआ है, जिसका मतलब है ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म। पहले ऑर्गेनिज्म तो दो थे जनरली, प्लांट्स और एनिमल्स। साइंटिस्ट्स पहले ये मानते थे कि जिसके पास भी ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई भी जिंदगी है, जीवन है, वो कभी भी अपने अंदर जो लिविंग प्रोसेस हैं वो कंटिन्यू रख सकता है, उस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, मेटाबोलाइज कर सकता है, एटसेट्रा, आप सब जानते हैं। तो उनके पास एक दूसरी एबिलिटी भी है कि वो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। पहले ये माना जाता था कि वो दो सब्सटेंसेस व्हिच आर ओनली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जबकि हमारे मामू जान जब आए फ्रेडरिच वोलर 1828 में, उन सब की बातों को गलत साबित किया कि उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है ये वाइटल फोर्स। पहले ये कहते थे कि यही वाइटल फोर्स सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स के पास है जिसके जरिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसने कहा वाइटल फोर्स सिर्फ उसके पास नहीं, हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेटिकली लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? फ्रेडरिच वोलर ने लेबोरेटरी में ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उन्होंने हीट किया अमोनियम साइनेट को वाटर के साथ, जब वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा तो उसने अमोनियम साइनेट ने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने दिया, वो है यूरिया। जैसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। किसने दरियाफ्त किया है? फ्रेडरिच वोलर ने डिस्कवर किया। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत फ्रेडरिच वोलर से होती है। सो हम फ्रेडरिच वोलर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर भी कहते हैं। ठीक है, ये थे रीजन जिसकी वजह से उन्हें काटा गया। उसका रीजन ओरिजिन भी था। ओरिजिन क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स हैं। वो कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, दीज आर नॉट फाउंड ओरिजिनली बाय वाइटल फोर्स। ठीक है, इनिशियली इट वाज नोन that
only plants and animals can produce substances called organic compounds. उन कंपाउंड्स को, उन चीज़ों को, उन सब्सटेंस को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं जो कंपाउंड्स में प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है। इस बाय अ प्रोड्यूस सब्सटेंसेस, ठीक है, बाय अ वाइटल फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी। इस वाइटल फोर्स थ्योरी को फ्रेडरिच वोलर ने रिजेक्ट किया। इसने कहा कि हम सिंथेटिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। In 1828, Friedrich Wöhler synthetically prepared urea, an inorganic compound from inorganic ammonium cyanide। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको फ्रेडरिच वोलर ने NH4 CNO, ये एक इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट कंपाउंड है। इसने वाटर के साथ इसे बॉयल किया। हमारे पास एक प्रोडक्ट मिली लेबोरेटरी के अंदर, वो मिली CONH2। इसको हम यूरिया कहते हैं, जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो सिंथेटिकली प्रिपेयर हुआ था। ये MCQ है। ये क्या है? ये MCQ है। ये रटकर लगा लें कि ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच वोलर इन 1828। कभी कभी डेट्स भी आ जाते हैं MCQs में, कभी कभी साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जाता है कि किसने डिस्कवर किया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थोड़ी क्लासिफिकेशन के पास चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किससे किया जाता है? या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन रखते हैं, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक क्लोज चेन बनाते हैं, रिंग साइक्लिक बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ते हैं? इनकी क्लासिफिकेशन इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ते गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने तरक्की करी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ते गए, तो उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर इंटरमिक्स होने लगी थी और नाम से इंटरमिक्स होने लगे थे। इसलिए हम क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर भी पढ़ते हैं। सो क्लासिफिकेशन के पास चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो पहले आता है ओपन चेन, दूसरे हो सकते हैं क्लोज्ड चेन। ओपन चेन सीधी कार्बन लीनियर होते हैं, जबकि क्लोज चेन एक क्लोज रिंग बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं। ये ओपन चेन है, इन्हें हम एलिफेटिक भी कहते हैं, या हम इन्हीं असाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये साइक्लिक होते हैं। इस ओपन चेन के अंदर फर्दर दो ग्रुप्स हैं, एक सेचुरेटेड ग्रुप, दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड वो होता है जिस कंपाउंड्स के पास सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। अनसेचुरेटेड वो होता है जिसके पास या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। सेचुरेटेड में अल्केन आता है, जिसको हम पैराफिन कहते हैं। पैराफिन क्यों कहते हैं अल्केन को? ड्यू टू लेस रिलेटिविटी।
अल्कीन और अल्काइन के कंपेयर ये मोस्ट अनरिएक्टिव है। क्यों? इसका रीजन ये है कि तो उसका सिग्मा बॉन्ड जो है इनर्ट है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड इनर्ट है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो किसी भी सोर्स के जरिए टूटता नहीं है तो रिएक्शन नहीं करता, बॉन्ड मजबूत होता है। दूसरा रीजन नॉन पोलर नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को कोवेलेंट बनाता है, जब कोवेलेंट बनाता है तो नॉन पोलर बनाता है। इस अनसैचुरेटेड में दो ग्रुप आते हैं, अल्कीन अल्काइन। अल्कीन के पास डबल बॉन्ड होता है, अल्केन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कीन को कॉमनली अल्काइलिन कहते हैं, अल्काइलिन कॉमन नेम है इसका, या हम इसे ओलिफिन भी कहते हैं। ओलिफिन क्यों? ओलिफिन इसलिए कि जब ये अल्कीन्स हेलोजन के साथ मिलते हैं तो वो आयली कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस आयली कंपाउंड्स विद हेलोजन। ठीक, अल्काइन क्या है? अल्काइन एसिड जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसे कॉमनली एसिटाइलिन कहते हैं। स्पेसिफिकली एसिटाइलिन किसको कहेंगे? इथाइन को कहेंगे। इथाइन पर्टिकुलरली। ये थी क्लासिफिकेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। जब साइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं क्लोज्ड चेन में, तो उसके और दो फेजेस हैं। उनसे या तो वो एरोमेटिक हो सकते हैं या तो वो एन एरोमेटिक हो सकते हैं। एरोमेटिक किसे कहा जाता है? वो साइक्लिक रिंग जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग मौजूद हो तो हम उसे एरोमेटिक कहते हैं। ये बेंजीनोइड होते हैं जिसके पास बेंजीन रिंग मौजूद हो, ये नॉन बेंजीनोइड होते हैं। नॉन बेंजीनोइड होते हैं तो हम इसे एलिसाइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है? साइक्लो अल्केन्स होते हैं, बस साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, जब एलिसाइक्लिक की बात करते हैं या साइक्लो अल्केन की बात करते हैं तो वो ओपन चेन से, यानी कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड वो अपने एनालॉगस करस्पॉन्डिंग अल्केन से 2 हाइड्रोजन कम रखते हैं। दे possess 2 हाइड्रोजन less than corresponding open chain alkane। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोपेन लिखता हूँ CH3 CH2 CH3, ये ओपन चेन, इसके पास कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 8। जब इसी कंपाउंड को मैं रिंग फॉर्म में लिखता हूँ, ऐसे लिखेंगे CH2 CH2 और CH2, ये साइक्लिक फॉर्म में आ गया। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन C3, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 to the 6 हो जाएगा। अब देखें ये साइक्लिक कंपाउंड है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड्स की, तो इसमें 8 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू साइक्लिक, यानी कि एक रिंग आने से कितने हाइड्रोजन रिमूव होते हैं? 2 हाइड्रोजन। 1 रिंग रिप्लेसेस 2 हाइड्रोजन। ये नोट करने की बात है, ये MCQs है, याद करें क्योंकि हर चीज़ समझने की होती है। जब आपका टॉपिक अच्छा पढ़ा हुआ है तो MCQs की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये था एन एरोमेटिक एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजीनोइड के हवाले से। जब एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स कुछ हम यहाँ लिख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो। बेंजीन रिंग एक तो एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन खुद आता है, बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? कार्बन कितने हैं? C6। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 कार्बन, एक कार्बन, हर एक कार्बन को शो करता है, डबल बॉन्ड भी रखता है हर एक कार्बन, और एक हाइड्रोजन भी रखता है। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6,
H6। जब एंथ्रासीन की बात करते हैं, इसमें 2 रिंग आते हैं, यह है एंथ्रासीन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए तो कार्बन काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C10 हो जाएगा। यहाँ पर देखें एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, इन कार्बन पर इसके बांड पूरे हैं, 4 बांड बनाता है। इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन नहीं होगा, बाकी कार्बन को काउंट करेंगे जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, 8 कार्बन है, तो हर एक के पास एक हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे, H8। ये है नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंथ्रासीन का जब लिखेंगे तो 3 रिंग बनाता है, 3 रिंग्स आती हैं एंथ्रासीन के पास, 3 रिंग। इसमें 4 ऐसे कार्बन हैं जिसके बांड तो पूरे हैं, वहीं पर हाइड्रोजन नहीं होंगे। यहाँ से आप काउंट कर लेंगे हाइड्रोजन, पहले कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कार्बन। हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन काउंट करेंगे, इसके पास हाइड्रोजन होगा, इन दोनों के पास नहीं होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10, इसमें C14H10, ये नेफ्थलीन, ये क्या होगा, एंथ्रासीन। हिस्ट्री ऑफ नोमेनक्लेचर। डियर स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था, जो साइंटिस्ट से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्राइवियल्स नेम देते थे। कैसे देते थे, या तो वो उस कंपाउंड्स के ओरिजिन की बिना पर देते थे, या उस कंपाउंड्स को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उस साइंटिस्ट के नाम से उसको नाम दिया जाता था। उन नेम्स को हम ट्राइवियल नेम कहते हैं या कॉमन नेम्स देते हैं। और जैसे जैसे कंपाउंड्स बढ़ते गए, नाम बचते ही नहीं, उन कंपाउंड्स के नाम्स इंटरमिक्स होने लगे, तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगी उन कंपाउंड्स को नाम देने में। उस वक्त के केमिस्ट्स के पास एक बड़ी चैलेंज थी, किसी सिस्टमेटिक और सिंप्लीफाइड मेथड के सिवा किसी कंपाउंड्स को नाम देंगे थोड़ा सा मुश्किल होता था। उसके बाद जब IUPAC सिस्टम रखा गया, IUPAC सिस्टम एक सिंप्लीफाइड और सिस्टमेटिक मेथड है जिसके जरिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूनिक नाम देने की कोशिश करते हैं, तो वो बन जाता है, वो वैलिड नाम होता है। IUPAC के तहत जो नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो यूनिक तो होता है लेकिन वो इंटरनेशनल नाम होता है। जैसे कोई कंपाउंड मैं लिखता हूँ, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ब्यूटेन 1 2 3 4। IUPAC कहता है कि जो नाम मेरे से लोगे, उस कंपाउंड्स को हर एक कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर उसी नाम से जानेगी। फॉर एग्जांपल, ये एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इंडियन बोलेंगे ये ब्यूटेन है, अमेरिकन बोलेंगे तो ये ब्यूटेन है, हम पाकिस्तानी बोलेंगे ये ब्यूटेन है, या नहीं हम कहेंगे ब्यूटेन नहीं करते, ये बस ऐसे एक्टिंग कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए कमेटियां बिठाई जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के प्रोफेसर्स को बिठाया जाता है कि इस कंपाउंड का नाम ये होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो उसका रीज़न हो सकता है कि अगर कोई इससे पहले जो कंपाउंड था वो ऐसा था, या इस जैसा कंपाउंड पहले एग्जिस्ट करता था, ठीक है, ये रीज़न हो सकते हैं नाम ना होने का। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम की, तो नाम यूनिक होता है, इंटरनेशनल होता है, उसी कंपाउंड्स को उसी नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे क्या होता है कि किसी घर में बच्चा पैदा होता है, तो माँ बाप फैसला कर लेते हैं इस बच्चे का नाम ये रख लेते हैं, तो गांव वाले बात के पूछते हैं नाम क्या रखा, फला नाम रखा, हाँ भाई फला नाम रखा है। उसके बाद हर एक जब हर कोई घर जगता है तो उसका नाम या लालू रखता है या फला रखता है या फला रखता है, हर एक अपने नाम से उसको जानता है। ऐसे नहीं होगा। जैसे चाइना में क्या होता है, जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे के सामने 2 बर्तन लाए जाते हैं, उस बर्तन को ये 2 बर्तन को आप एक दूसरे में कोलाइड करते हैं, फिर उस बर्तन से जो आवाज़ आती है उस आवाज़ के जरिए उसका नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन मार्कस को आपस में कोलाइड करता हूँ, टिक का आवाज़ आएगा तो उस बच्चे का नाम टिक हो जाएगा। ऐसे नहीं है, एक इंटरनेशनल कंपाउंड्स को इंटरनेशनल नाम देंगे, वो टिक वाला कोई सा कंसेप्ट नहीं है। जो नाम एक होगा वो चाइनीज़ भी उसको उस कंपाउंड्स के उस नाम से जानेंगे, इंडियन भी फलां फलां जो भी है, इंटरनेशनल इसलिए कहा जाता है, ठीक है। उस ट्राइवियल नेम्स को रिप्लेस किया गया, कंपाउंड्स को IUPAC नोमेनक्लेचर के जरिए उनको नाम दिया गया। पहले थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स के पास चलते हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर या तो वो ओरिजिन के बिना पर या तो डिस्कवरर के बिना पर नाम दिया जाता था। इन नेम्स को हम ट्राइवियल भी कहते हैं, ट्राइवियल
नेम्स। जब अल्केन की बात करते हैं, अल्केन के कॉमन नेम्स के लिए एन आइसो नियो, एन स्टैंड करता है फॉर नॉर्मल, आइसो स्टैंड करता है फॉर अ कंपाउंड इन विच अ मिथाइल ग्रुप कम्स एट सेकेंड लास्ट कार्बन। आइसो ग्रुप किसे कहा जाता है? अ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप हो, हम उसे आइसो ग्रुप कहते हैं। नियो किसे कहा जाता है? इन विच अ मिथाइल ग्रुप एनी टू मिथाइल ग्रुप्स exist the present on second last carbon. For example 1 2 3 4, ये एक कंपाउंड है, अल्केन का कंपाउंड है। इस कंपाउंड्स को कहा जाता है ब्यूटेन। क्या कहा जाता है? ब्यूटेन कहा जाता है। अब देखते हैं तो स्ट्रेट चेन है, कोई भी ब्रांच वगैरह नहीं है, तो हम इसे आई एन कहेंगे। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, जो कि स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हो या ओपन चेन हो। ओपन चेन या स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन कोई भी ब्रांच वगैरह नहीं हो। इस एन ब्यूटेन का पूछा जाए आइसोब्यूटेन कैसे होगा, तो सेकंड लास्ट कार्बन पर हम उसका मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। यहां पर ये मिथाइल ग्रुप आ गया, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। जब बात आई नियो की, ब्यूटेन में नियो पॉसिबल नहीं है। ब्यूटेन नियो के लिए हम एटलीस्ट 5 कार्बन लेते हैं। नियो क्या कहता है कि सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हो, 1 2 3, ये लास्ट है, उसका सेकंड लास्ट ये होगा। इस पर 2 मिथाइल ग्रुप पड़े हैं, एक मिथाइल ग्रुप ये है, दूसरा मिथाइल ग्रुप ये है। तो कैसे करेंगे? ये है नियो पेंटा, सॉरी न्यू पेंटेन, इसे क्या कहता है? नियो पेंटेन। याद रखें, नोट करने की बात यह है कि कॉमन नेम्स या ट्राइबल नेम्स में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन। लेकिन इसका नाम नियो प्रीफिक्स क्यों लगाते हैं? प्रीफिक्स नियो इसलिए लगाते हैं कि सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है। इस ब्यूटेन के साथ ये भी तो ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस दोनों में हम प्रीफिक्स जब लगाए हैं, ये प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है फॉर स्ट्रेट चेन। आइसो ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या है कि सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप हो। चलते हैं आईयूपीएसी नेम के तरफ। आईयूपीएसी नेम्स ऑफ अल्केन। एक बहुत बड़ा मुश्किल नाम लिखता हूँ, मुश्किल कंपाउंड लिखता हूँ, जिसको नाम देने में 4-5 घंटे लग जाएंगे हमें, है ना। CH3 CH2 CH3, ये कौन सा कंपाउंड है? भाई साहब आप बोलते हैं कि केमिस्ट्री कंसेप्चुअल है, यहाँ कंसेप्ट बताओ। अरे भाई फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछे आपका नाम क्या है, मैं बोलूँ अरशद ताहिरी, आप वो मुझसे पूछेगा कंसेप्ट बताओ। नाम है, नाम को कैसे कंसेप्ट के जरिए याद करेंगे? हाँ निमोनिक्स के साथ याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉमेनक्लेचर है, नाम से याद करने पड़ेंगे, नाम में कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसका नाम बताएं, इसका नाम पहले काउंट करेंगे कार्बन, कार्बन नंबर कितने कार्बन 1 2 3, कहाँ से काउंट करेंगे वो बात की बात है, जब ब्रांचेस आएंगी। स्ट्रेट चेन है, जहाँ से काउंट करें आपकी मर्जी। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपेन। दूसरा कंपाउंड लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या है? पहले कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, क्या है? ब्यूटेन। इसी कंपाउंड को जब मैं ब्रांच फॉर्म में लिखता हूं लाइक आइसोब्यूटेन, उसका आईयूपीएसी थोड़ा डिफरेंट नाम होगा। ये सेम कार्बन है स्ट्रेट चेन में, फिर सेकंड लास्ट कार्बन पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। इसके बाद नाम क्या होगा इसका? इसके टोटल कार्बन नहीं काउंट किए जाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने कॉमन नेम्स किया। पहले इसकी चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जिस साइड से आप काउंट करें, जिस तरह से काउंट करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन में 3 मिलता है, तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं। ये है मिथाइल ग्रुप, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, मैं इस कंपाउंड्स का नाम आप बताएं शाबाश। CH4, ये कौन सा कंपाउंड है? ज़्यादा मुश्किल है? हाँ, ये है मीथेन। जब इस मीथेन के चारों हाइड्रोजन में रिप्लेस कर दूं 4 मिथाइल ग्रुप से, तो फिर उसका नाम क्या होगा? CH3
इसका 4 कंपाउंड, 4 मिथाइल ग्रुप हैं। तो इसको हम, ये कंडेंस्ड फार्मूला है, इससे थोड़ा स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? एक कार्बन, इसके पास मिथाइल ग्रुप, इसके पास मिथाइल ग्रुप, इसके पास मिथाइल ग्रुप होता है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप। अब नाम बताएं। हाँ से अब तो आसान हो गया है। पहले स्टेट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किसके पास है? इस चेन के पास है। इसके सेकंड लास्ट कार्बन पर कितने ब्रांच है? 2। कौन सी ब्रांच है? इथाइल ग्रुप। जिस सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? गियोपेंटेन। वो कॉमन नॉमेनक्लेचर में करेंगे। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 2 2। क्योंकि 2 2 क्यों लिखेंगे? सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल नहीं लिखेंगे, मिथाइल मिथाइल। उस जिस कार्बन पर वो मौजूद है उस कार्बन को 2 बार लिखेंगे। सेकंड पर है 2 2 डाई मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, 2 2 डाई मिथाइल। फिर स्ट्रेट चेन में या जिस चेन को हमने सिलेक्ट किया उसमें कितने कार्बन है लिख देंगे, प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब इसका नाम दें CH32 C2H5। इस कंपाउंड का नाम दे दें। हम देखते हैं जो कंडेंस्ड फार्मूला है। कंडेंस्ड फार्मूला है तो पहले हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। एक कार्बन है जिसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है और 2 इथाइल ग्रुप है। हाँ भाई, अब नाम देना है। स्टेट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3। सामने वाली चेन में 3 कार्बन है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 कार्बन मिलते हैं हमें। जब इससे ऊपर जाएंगे या नीचे वाले सीरीज में आएंगे तो 1 2 3 4 5। ये एक वो चेन है जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलता है। कितने कार्बन है? 5। काउंट कहाँ से करेंगे? जहां से करें आपकी मर्जी, क्योंकि ऊपर से नीचे वाले कार्बन की तरफ आएंगे तो वो 3 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप पड़े, नीचे से ऊपर जाएंगे तो तभी 3 वाले पर 2 मिथाइल ग्रुप है। 1 2 3 कितने कार्बन है? 5 है। और कितनी ब्रांच है? 2। किस कार्बन पर है? 3 पर। तो 3 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। हाँ भाई, लास्ट कार्बन में लास्ट कंपाउंड। ठीक है, ये मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ, आप बताएं इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा। मैं ऑप्शन लिखता हूँ ये कि 2 इथाइल ब्यूटेन, 2 इथाइल ब्यूटेन। बी में लिखता हूँ 2 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपेन। याद रखें, अल्केन के अंदर सेकंड कार्बन पर कभी भी अल्काइल ग्रुप का इथाइल ग्रुप नहीं आ सकता। जब इथाइल ग्रुप अल्केन के सेकंड कार्बन पर आएगा तो वो चेन में काउंट हो जाएगा। कैसे? 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, जहां से काउंट करें आपकी मर्जी, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल क्या हो जाएगा? पेंटेन होगा। ये 2 इथाइल कभी भी नहीं है पॉसिबल, 2 इथाइल कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम ये नहीं देंगे, ये रखेंगे 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अल्केन के पास आते हैं 1 2 3 4 5। इस कंपाउंड का नाम दे दें। इसका कॉमन नेम पॉसिबल है? नहीं। जब मैं पूछता हूँ इसमें कितने आइसो ग्रुप आ सकते हैं, आप बोलेंगे जैसे 2 आइसो ग्रुप। कौन से? एक ये। जब जहाँ से काउंट करेंगे तो सेकंड लास्ट ये हो जाएगा एक आइसो ग्रुप। जहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है? मिथाइल ग्रुप। सेकंड लास्ट कार्बन पर है आइसो ग्रुप, इसमें 2 आइसो ग्रुप पॉसिबल होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। आईपीएसी नाम क्या होगा? आईपीएसी नाम होगा 1 2 3 4 5 कर देंगे तो 2 और 4 पर 1 2 3 4 5, 2 और 4 पर कितने कार्बन मिथाइल ग्रुप है? 2 मिथाइल ग्रुप है। 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन अल्कीन। अल्कीन का कॉमन नेम क्या है? अल्काइलीन कहेंगे, अल्काइलीन। ठीक है, जब मैं बोलूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या है? आप बोलेंगे इथाइलिन। कॉमन नेम इसका इथाइलिन होगा। जब मैं आईयूपीएसी नाम पूछूं तो आप बताएंगे इथीन, क्योंकि आईयूपीएसी इस कंपाउंड का नाम क्या है? अल्कीन है। जब मैं कंपाउंड का नाम लिखता हूं आप बताएंगे शाबाश सी, ये है CH3। ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इसमें मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। आप बताएं इसका नाम क्या है? ये काउंट करेंगे पहले। हाँ, नंबरिंग क्यों जरूरी है? अल्केन की जब बात आती है, अल्केन में काउंट करते थे
फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ एक अल्काइन का कंपाउंड लिखता हूँ, ये अल्काइन का कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कार्बन की चेन की काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से कोई ब्रांच करीब हो। ब्रांच कहाँ से करीब है, यहाँ से 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग और काउंटिंग ऑफ कार्बन का कि उसकी अहमियत का पता यहाँ चलता है कि कहाँ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, और ब्रांच आ जाती है तो करीब जहाँ से होगा वहाँ से हम काउंट करेंगे कार्बन को। फंक्शनल ग्रुप मौजूद है किस कार्बन पर है, 1 पर। 1 ये है, 2 3, 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप। इसका यूपीएसी नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या होगा, प्रोपीन। कॉमन नेम इसका क्या होगा, कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटाइलिन। क्यों आइसोब्यूटाइलिन, इसलिए सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। ब्यूटाइलिन इसलिए कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। जब मैं एक दूसरा कंपाउंड लिखता हूं, इसका नाम क्या होगा, 2 ब्यूटीन। क्यों, ये तो स्ट्रेट चेन है, जहां से काउंट करें सेकंड कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड आता है, 1 2 3 4 आता है, ठीक है। इसी कंपाउंड को जब मैं इससे लिखूं क्या होगा, ये 1 ब्यूटीन। प्रोपीन को हम 1 प्रोपीन क्यों नहीं लेते, प्रोपीन के 3 कार्बन होते हैं। आप जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा दे वो 1 हो जाएगा, 1 प्रोपीन कहेंगे। ये भी 1 प्रोपीन है, ये भी 1 प्रोपीन है। 2 प्रोपीन है ही नहीं, उसका 1 प्रोपीन कैसे लिखेंगे। 1 प्रोपीन या पोजीशन प्रीफिक्स उसलिए लगाया जाता है उसका दूसरा भी कंपाउंड हो। ये प्रोपीन तो एक ही एग्जिस्ट करता है। अल्कीन में जब ब्यूटीन के पास आते हैं तो ब्यूटीन की 2 कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। जब इसको ब्रांच फॉर्म में लिखेंगे तो सेम आइसोब्यूटाइलिन हो जाएगा। ये होगा आइसोब्यूटाइलिन, 2 मिथाइल प्रोपीन हो जाएगा। यहाँ हम इसे भी 1 प्रोपीन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कि प्रोपीन एग्जिस्ट ही एक फॉर्म में करता है जो होता ही 1 प्रोपीन है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जब कंपाउंड का नाम लिखता हूं टेट्रा इथाइल, इथाइलिन का स्ट्रक्चर बनाओ, टेट्रा इथाइल इथाइलिन, ये एक कॉमन नेम है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। कौन सी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, टेट्रा 4 होता है, इथाइल इथाइल ग्रुप होंगे, इथाइल ग्रुप, इथाइलिन डबल बॉन्ड वाला इथीन करेंगे। कितनी आसानी हो गई, इथीन उसकी स्ट्रक्चर लिखें, डबल बॉन्ड, उसके पास 4 इथाइल ग्रुप हो, 2 इथाइल ग्रुप इसके पास है, 2 इथाइल ग्रुप इसके पास है। अब काउंटिंग करेंगे, जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले वो चेन सिलेक्ट करेंगे। उस चेन को सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ जाए। फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है किसी भी चेन जब आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी चेन, ये इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल ग्रुप। कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। कितने कार्बन है, 6। कितने ग्रुप है इथाइल, 2। कौन सी पोजीशन पर है, 3 और 4 पर, तो 3 और 4 लिखेंगे। कितने इथाइल ग्रुप में, 2, तो डाई इथाइल लिखेंगे, 3 4 डाई इथाइल। कंपाउंड कौन सा है, अल्कीन का है। फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। कौन सा है, डबल बॉन्ड, किस पोजीशन पर है, 3 पर, तो 3 4 डाई इथाइल हेक्स 3 हेक्स 3। अच्छा, अल्कीन के कंपाउंड्स कुछ पढ़ लेते हैं। अल्कीन का कंपाउंड ये हो सकता है पॉसिबल के 1 2 डबल बॉन्ड 1, यहाँ पर ये, यहाँ पर भी। इस कंपाउंड का नाम देंगे, काउंट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे चेन सिलेक्ट करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो जाए तो 1 2 3 4 करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे। जहाँ से काउंट करें स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन 4 कार्बन आते हैं, उसका बेहतर हल ये है कि आप स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करें, ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, इस कंपाउंड का नाम देंगे, काउंटिंग करेंगे कहाँ से, जहाँ से कोई ब्रांच करीब हो और फंक्शनल ग्रुप करीब हो, दोनों साइड बराबर है, 1 2 3 4। 2 मिथाइल ग्रुप है किस पोजीशन पर, 2 और 3 पर, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन, ब्यूटीन बस नहीं, पोजीशन शो करेंगे, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंपाउंड लिखता हूँ, इस कंपाउंड का नाम देना है। कैसे काउंट करेंगे,
पहले काउंट नंबरिंग करेंगे कार्बन की। नंबरिंग कार्बन की क्यों जरूरी है? हमें ये पता चलता है कि सेकंड कार्बन कौन सा है, थर्ड कौन सा है, वो पता चलेगा काउंटिंग करने से। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जब कोई फंक्शनल ग्रुप करीब हो या कोई ब्रांच करीब हो। यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पर है, यहाँ पर भी फर्स्ट पर है। फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस करेंगे, आगे चलेंगे, काउंटिंग करने के लिए आगे चलेंगे। 1 के बाद 2 पर आएंगे, 2 पर आएंगे तो यहाँ से 2 पर कोई ब्रांच है नहीं है, यहाँ से 2 पर ब्रांच है, यहाँ है। कौन सा ब्रांच है? मिथाइल ग्रुप है, तो फिर वहाँ से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 पहले ब्रांचेस का नाम लिखेंगे, कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन से नंबर पर है? 2 और 3। कितने ब्रांच है? 2। कौन से हैं? मिथाइल। 2 3 डाइमिथाइल। क्या है? पेंट। कितने कार्बन है, कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2। कौन सी पोजीशन पर है? एक 1 पर, दूसरा 4 पर। पेंट 1 4 डाइइन। याद करें, जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे 2 से ज्यादा होंगे तो हम पेंट हेप्ट के साथ ए लगा देंगे लास्ट में, पेंटा हेक्सा हेप्टा एटसेट्रा। जब मैक्सिमम जिनके 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो यहाँ पर, तो पेंटा लगा देंगे। 2 3 डाइमिथाइल पेंटा 1 4 डाइइन। ये था फंक्शनल ग्रुप। अल्कीन के बारे में नोमेनक्लेचर। अल्काइन का थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अल्काइन इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटालीन होता है। एसिटालीन क्या? एसिटालीन पर्टिकुलर यहाँ किसी को कहते हैं? इथाइन को कहते हैं। इथाइन। जब मैं ये एसिटालीन का कंपाउंड लिखता हूँ, आप इसका नाम देंगे क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है इथाइन। जब मैं इसका हाइड्रोजन रिमूव कर लेता हूँ तो फिर आप उसका नाम बताएं। C2H5 से और CH3 से। शाबाश शाबाश। काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स। सिलेक्ट, ये स्टेट चेन है, ठीक है। काउंट करेंगे वहां से जहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप करीब हो। यहाँ से काउंट करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 2 पर आता है। यहाँ पर काउंट करते हैं तो 3 पर। सो वैलिड काउंटिंग कहाँ से होगी? यहाँ से 3 4 5 हो जाएगा। कितने कार्बन है? 5। पेंट कौन से नंबर कार्बन पर है जो फंक्शनल ग्रुप है? सेकंड पर। पेंट 2 आयन। पेंट 2 आयन। जब इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिखता हूँ, याद रखिए, जब किसी एक ही कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सेम पोजीशन पर होंगे तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? सेकंड को, सॉरी डबल बॉन्ड को। कहां से काउंट करेंगे? 1 से 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। ब्यूट लिखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे? 2 को। पेंट 2 इन 3 आयन। पेंट सॉरी 4 कार्बन है, 4 ब्यूट करेंगे, इसका प्रीफिक्स ये हो जाएगा। जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अभी लिखेंगे, कौन से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखेंगे? डबल बॉन्ड की। ब्यूट 1 इन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे, किस पर है? 3 पर। ब्यूट 1 इन 3 आयन। याद रखिए, क्या याद करना है? याद ये करना है 3 आयन। जब लास्ट वाले वर्ड में सफिक्स के अंदर कोई वावेल आ जाए या सेमी वावेल आ जाए, सेमी वावेल होता है वाई और वावेल होते हैं ए ई आई ओ यू, जब वो आ जाएंगे तो पहले कोई ई या ऐसा दूसरा कोई वावेल होगा उसका वो काट देंगे। ब्यूट 1 इन ट्राई आयन, यहाँ पर वाई सेमी वावेल है और इस नाम से ई आया है, ई को काट देंगे ड्यू टू वाई। ये याद करना है, ये रूल नहीं है। आईयूपीएससी नाम क्लिक करके रूल्स याद करो भाई। रूल्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिलेक्ट करते जाएं, चेन को पढ़ते जाएं, नाम देते जाएं, नंबरिंग काउंटिंग करते जाएं, आपको खुद ही कंपाउंड याद हो जाएंगे। नाम इतनी मुश्किल नहीं है। एमटीके में कितना मुश्किल आता है? इथाइन का नाम लिख देते हैं, इसका नाम लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, बस यही होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये इस कंपाउंड का नाम दे। शाबाश, ये बहुत सादा सा क्वेश्चन है सर। 2 मिथाइल प्रोपाइन, 2 मिथाइल प्रोपाइन। पहले आप बताएं क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? नहीं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनाते हैं, 2 पाई 3 सिग्मा, जबकि रियल में क्या बनाता है? कार्बन 4 सिग्मा बनाता है बस। यहाँ 2 पाई 2 सिग्मा पॉसिबल है, यहाँ 1 पाई 3 सिग्मा पॉसिबल। यहाँ पर 5 बॉन्ड कितने कैसे आए? ये पॉसिबल नहीं है, इस कंपाउंड का नाम ये नहीं होगा। दूसरा कंपाउंड लिख लेते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH इसका डबल बॉन्ड CH2 से, और यहाँ पर भी CH डबल बॉन्ड CH2। आप बताएं इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पहले कॉमन नेम बताएं। कॉमन नेम बताने के लिए हम क्या करेंगे? ये इस कंपाउंड, इस ग्रुप का नाम अलग देंगे, इन दोनों ग्रुप्स का नाम अलग देंगे। याद रखें, ये एक कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड नहीं है। जहाँ पर लिखते हैं ये एक ग्रुप है, या कह सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। इससे वाइनल ग्रुप कहा जाता है, वाइनल ग्रुप। इसके एडजेसेंट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इसके पास देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2,
और इसके पास भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन को वाइनल लिंक कार्बन कहा जाता है। जब कोई कंडक्टिंग बॉडी एक ऐसा क्वेश्चन निकाल सकता है, कोई फजीलत वाला क्वेश्चन, तो ऐसे निकाल सकता है कि वाइनल लिंक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है। ऐसे थोड़ा होता है कि इथाइन का नाम बताएं, प्रोपाइन का नाम बताएं, कोई अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले। इसको हम वाइनल ग्रुप कहते हैं। कितने वाइनल ग्रुप हैं? 2 वाइनल ग्रुप हैं। किसके ऊपर है? एसिटाइलिन के ऊपर है। तो किसे करेंगे कॉमन नेम? ट्राई वाइनल एसिटाइलिन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? काउंटिंग करेंगे जहां से नंबर ऑफ कार्बन करीब हो, सॉरी फंक्शनल ग्रुप करीब हो। फंक्शनल ग्रुप करीब है, ठीक है, ब्रांच है कोई नहीं, जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप करीब हो जिस तरफ काउंट करें। 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है? 6। कितने डबल बॉन्ड है? 2। ये हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, हेक्स 1 पर डबल बॉन्ड, 5 पर डबल बॉन्ड, 1 5 डाई इन 3 आयन। अब देखिए 5 आया है, वाई की वाई से पहले ई आया है, ई को काट देंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाई। डिग्रीज ऑफ कार्बन। मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ। डिग्रीज ऑफ कार्बन क्या शो करता है? डिग्रीज ऑफ कार्बन शो करता है कि कोई एक कार्बन फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसमें से बताओ ये एक कंपाउंड है, डिग्रीज ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। जो एक कार्बन किसी एक कार्बन से फर्दर कोई एक कार्बन फर्दर किसी एक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बनाए तो हम उसे प्राइमरी कहेंगे। कोई कार्बन फर्दर 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बनाए तो हम सेकेंडरी कहेंगे उसे। जब कोई कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो हम उसे टर्सरी कार्बन कहेंगे। जब कोई एक कार्बन फर्दर 4 बॉन्ड बनाए किसी डायरेक्टली बॉन्ड के जरिए तो हम उसे क्वाटरनरी कहेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि ये कार्बन डायरेक्टली फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 से, ये प्राइमरी होगा। जो भी कार्बन वाले हैं वो सब प्राइमरी, क्योंकि वो सब एक एक कार्बन से फर्दर अटैच्ड है। इस कार्बन को थोड़ा सा देखेंगे, ये इससे भी अटैच्ड है, इससे भी अटैच्ड है, ऊपर वाले से भी अटैच्ड है। ये 3 कार्बन से फर्दर डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है तो ये होगा टर्सरी। इस कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन इससे भी बॉन्ड बनाता है डायरेक्ट, इससे भी डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली तो हम इसे सेकेंडरी कहेंगे। ये क्या है? जो 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो हम इसे क्वाटरनरी कहेंगे। इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 होंगे। नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? 1। नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन कितने हैं? यहाँ पर टर्सरी कार्बन 1 है। नंबर ऑफ क्वाटरनरी कार्बन 1। जो हाइड्रोजन से जिस हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है हम उस हाइड्रोजन को उस कार्बन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल प्राइमरी कार्बन के साथ सिट्रीन हाइड्रोजन हो गया, हम उसे प्राइमरी हाइड्रोजन कर लेते हैं। 5 कार्बन होते हैं, यहाँ पर 5 प्राइमरी कार्बन है। एक प्राइमरी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं तो हम कैसे कहेंगे? 5 एक मिथाइल ग्रुप से या एक प्राइमरी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं। 5 प्राइमरी कार्बन है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, 5 × 3 = 15 प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। सेकेंडरी कितने हैं? यहाँ पर 1 है, वो कितने कार्बन रखेगा? 2 हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन। टर्सरी कार्बन 1 है, इसके पास हाइड्रोजन कितने होते हैं? 1। तो टर्सरी हाइड्रोजन कितने होंगे? 1। क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्या होता है? क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है, 0, नॉट पॉसिबल। क्वाटरनरी कार्बन पॉसिबल है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल क्यों नहीं? अब बताएं, हाइड्रोजन कार्बन कितने बार बनेगा? 4। तो 3 मिथाइल ग्रुप लगे पड़े हैं और दूसरा चौथा ये कार्बन पड़ा है। हाइड्रोजन की लगने की जगह है, हाइड्रोजन के अटैच होने की जगह है नहीं है, तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन कितना होगा? 0 हो जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसका पढ़ा जाता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ा जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसका पढ़ा जाता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं? जिसमें कोई डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या कोई रिंग हो सकती है, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताता है और टोटल नंबर ऑफ रिंग्स बताता है। सो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैसे मालूम करेंगे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स।
या हम इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन माइनस हेलोजन माइनस हाइड्रोजन, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये भी हो सकता है फार्मूला, ये भी हो सकता है फार्मूला, आपको जो इजी लगे वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझसे कोई पूछे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ C4H10 क्या है, अब देखते हैं ये अल्केन सीरीज का है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन के पास कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं होगा, रिंग है, नो रिंग, नो पाई बॉन्ड नो रिंग, तो ये इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 0। जब मुझसे पूछे कोई C4H8 का क्या होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये कहेंगे या तो वो साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन होगा, या तो वो C4H8 का क्या होगा, ब्यूटीन होगा। 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन बाद की बात है, ठीक है। उसके पास ब्यूटीन के पास डबल बॉन्ड मौजूद है, एक पाई बॉन्ड है, साइक्लोब्यूटेन, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी, साइक्लोब्यूटेन एक रिंग है, पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं साइक्लोब्यूटेन नहीं है, 0, रिंग्स कितनी है, एक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C4H8 यानी कि साइक्लोब्यूटेन की कितनी होगी, 1। जब इस ब्यूटीन की बात है, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1, रिंग कितने हैं, 0, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और रिंग्स की तादाद को सम अप करेंगे तो जवाब यहाँ से कहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या होगा, 1। बेंजीन की पूछा जाए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, शाबाश, बेंजीन कितने हैं, कितनी रिंग्स हैं, एक रिंग है, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू पाई बॉन्ड्स प्लस में नंबर ऑफ रिंग्स, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, रिंग कितने हैं, 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, 4। जब पूछा जाए नेफ्थलीन, नेफ्थलीन के पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 5, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 2, तो पाई बॉन्ड सॉरी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, इन दोनों को सम अप करेंगे तो 5 + 2 = 7। एंथ्रासीन की बात करते हैं, एंथ्रासीन के पास 3 रिंग्स हैं और 7 क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं, 7 पाई बॉन्ड्स प्लस में 3 रिंग्स, टोटल काउंट करेंगे तो ये जो हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, 10। मैं किसी साइक्लिक कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपसे पूछता हूँ कि कोई एक कंपाउंड है, कोई एक ऐसा कंपाउंड है, इसका हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएं, तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 2 पाई बॉन्ड प्लस में रिंग्स कितनी है, 2 1 2 2 रिंग्स है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड की क्या होगी, 4। सो हमें ये बताता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसके बाद उसके पास कितने पाई बॉन्ड्स हैं और कितनी रिंग्स हैं। इस कंपाउंड इस फार्मूला के जरिए कैसे मालूम करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन मालूम करें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन। ये सब था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में, और नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यहाँ तक काफ़ी है, कल इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक से आएंगे, अच्छे टॉपिक से आएंगे, नॉमेनक्लेचर को समझने की कोशिश करें, कोई खास दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डिफिकल्टी महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में एक दूसरा कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ें बात समझ में नहीं आ रही, तो हम इंशाल्लाह वो आपको कंसेप्ट बता देंगे, ठीक है। So ये था ऑल अबाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक।